तो चैप्टर में अभी हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को खत्म करके आए हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल के बाद जो आपके पास बारी आती है, अब आ जाते हैं हमारे पास पार्ट बी पर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपने पास ईथर्स के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस वही रहेगा स्टार्टिंग से, जैसा कि आपने अल्कोहल और फिनॉल में देखा था कि अल्कोहल और फिनॉल में सबसे पहले हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन इंक्लूडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके पास ईथर के पार्ट से। सबसे पहले ईथर में आप लोग मेरे को बताना कि ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईथर्स को पहचानेंगे कैसे, क्या फंक्शनल ग्रुप है अपने पास ईथर्स का? ROR, बिल्कुल। ईथर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है अपने पास वो क्या रहता है यहां पर? ROR। तो अगर ईथर की बात करी जाएगी तो ईथर्स का ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, दोनों साइड कार्बन लगी हुई होती है, मैं कहूं दोनों साइड अपने पास कार्बन चेन और बीच में कौन है यहां पर? अपना ऑक्सीजन है। ठीक है, अब R डैश का मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ लगने वाली जो कार्बन चेन है उसके पास सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इसलिए हम लोग ROR कह दें या ROR डैश कह दें। उसमें R डैश इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो आपके पास कार्बन चेन है वो आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्लूड करेगी। ठीक है, तो ROR तो आपने बोल दिया कि ये ईथर्स का क्या हो गया मेरे पास, एक तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की हो गई यहां पर रिप्रेजेंटेशन। अब जब ईथर हमारे पास बनेगा कहीं पर भी, तो आप जैसे यहां से सबसे पहला ईथर बनाओगे तो सबसे पहला ईथर मेरे पास ये बन सकता है। ठीक है, क्यों बन सकता है सबसे पहला ईथर? क्योंकि अगर आप दोनों तरफ कार्बन चेन लगाओगे तो कम से कम एक अल्काइल ग्रुप तो रखोगे, तो ये CH3O CH3 है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं ये आपके पास फर्स्ट पॉसिबल ईथर है। ठीक है, सबसे पहला ईथर अगर कोई बन सकता है मेरे पास तो वो CH3O CH3 बन सकता है। अब मेरे को अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो आप मेरे को बता सकते हो इनका नेम कैसे करते हैं हम लोग? नेमिंग की अगर बात करी जाए, अभी इसका जो नेम है क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल सही, आपने बोला इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? मिथॉक्सीमीथेन हो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेमिंग पर भी आएंगे, अभी नेमिंग का भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि नेमिंग किस तरीके से की जाती है। तो जैसे इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन, तो जो आपके पास ईथर्स होते हैं, ईथर्स की जो जनरल नेमिंग है वो, ईथर्स की जो IUPAC नेमिंग है, ईथर्स की IUPAC नेमिंग में यूज होता है हमारे पास एल्कोक्सी एल्केन। और अगर मैं जनरल नेमिंग की बात करूं तो जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी कि दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपके पास? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए यहाँ पे दोनों साइड। तो अगर इसके जनरल नेम की बात करें तो वैसे आपके पास जनरल नेम क्या निकल करके आ जाएगा? डाइमिथाइल ईथर। तो मेरे पास जो डाइमिथाइल ईथर है, ये डाइमिथाइल ईथर तो इसका जनरल नेम हो गया, और वहीं उससे पहले वाला ये क्या था अपने पास? IUPAC नेम था। ठीक है, जनरल नेम आ गया डाइमिथाइल ईथर, IUPAC नेम आ गया आपके पास मिथॉक्सीमीथेन। तो ईथर जो होते हैं, ईथर्स का जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप में आप सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि भाई बीच में ऑक्सीजन है और बाकी दोनों तरफ यहाँ पर कार्बन है। अब कीटोन्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो है वो कीटोन्स और ईथर में अपने पास कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कीटोन्स में भी क्या होता है, कीटोन्स में भी ना दोनों तरफ कार्बन ही लगी हुई होती है अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन कीटोन्स में जो बीच में जो ग्रुप आता है ना, कौन सा ग्रुप होता है अपना? ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल का मतलब है ये CO वाला ग्रुप है यहाँ पर बीच में, ये कीटोन्स हैं आपके। तो इसलिए इस पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। कीटोन्स जो होते थे, कीटोन्स में बीच में कार्बोनिल रहता है और बाकी दोनों तरफ हमारे पास क्या रहते हैं? वहां पे अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं। तो बीच में कार्बोनिल है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो कीटोन है। और अगर अदरवाइज कुछ हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है कि बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? वहां पे ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो ईथर में यहाँ पर ये चीज आपको ये समझ में कि ईथर में ये चीज क्या थी। अब आ जाते हैं ईथर के क्लासिफिकेशन पे कि हम लोगों ने ईथर को जो पढ़ना है अपने पास, आपको कितने तरीके के ईथर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर नहीं होते, जैसा कि आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था या अल्कोहल्स में पढ़े थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पर सिंपली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लोग उठा करके देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके दो ही कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे कौन कौन से कैटेगरी के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक होते हैं एलिफेटिक और दूसरे कौन से होते हैं अपने पास वहीं पर? एरोमेटिक। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नहीं होते, तो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। तो वैसे अब ईथर में भी हम लोगों को यहां पर यही पढ़ना है कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, यहां पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स के बारे में। देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास जो आ रहे हैं ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास? एलिफेटिक ईथर्स। ठीक है, एलिफेटिक ईथर्स के क्या क्या एग्जांपल सकते हैं? एलिफेटिक चेन के बारे में आप लोग जानते होंगे। एलिफेटिक चेन क्या होती थी हमारी? एलिफेटिक चेन जो आपके पास, जहां पर हम लोग देखते हैं कि आपके पास कोई सिंगल कार्बन की चेन है, ब्रांचिंग भी वहां पर हो सकती है। ठीक है, ब्रांचिंग भी हो सकती है।
और जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, जरूरी नहीं हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि एलिफेटिक ईथर्स के जो एग्जांपल है, एलिफेटिक ईथर के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो एलिफेटिक ईथर्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने CH3OCH3 देखा था, ये आपके पास एक एलिफेटिक ईथर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, ये मिथॉक्सी ईथेन है जो, ये भी आपका एक एलिफेटिक ईथर है। और क्या क्या हो सकता है एलिफेटिक ईथर में, ये भी आपके पास एक एलिफेटिक ईथर है, ठीक है। ये जितने भी यहां पर मैंने अभी तक कंपाउंड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे अपने पास कौन सी कैटेगरी के हैं, ये ईथर्स की कैटेगरी है। और ईथर्स में भी कैसे हैं, ये एलिफेटिक ईथर्स है, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, देखो साइक्लिक में भी हम लोग अगर यहां पर चले तो साइक्लिक में जो ईथर है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास कोई कंपाउंड निकल करके आ गया। अब कंपाउंड क्या हो सकता है कि एलिफेटिक के अलावा, जैसे एक तरफ आप कहो कि मेरे पास ये लगी हुई है, सबसे पहले ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है आपकी। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, बीच में आपके पास ऑक्सीजन लग गया और इधर क्या लग गई, यहां पर ये CH3 लग गया, ठीक है। अब ये है, ये भी ईथर, ठीक है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक साइक्लिक या फिर एक रिंग कंपाउंड हो गया। क्या इसको एलिफेटिक कहेंगे, क्या ये एलिफेटिक है क्या? जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या साइक्लिक कंपाउंड्स एलिफेटिक में आते हैं? ये एक साइक्लिक ईथर है अपना, ठीक है। अभी अपना जो साइक्लिक ईथर है इसको कोई एरोमेटिक नहीं बोलेगा। एरोमेटिक क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई एरोमेटिसिटी वो तब तक नहीं एग्जिस्ट करेगा जब तक कि वहां पर मेरे पास कोई भी एक ऐसा कंपाउंड ना आ जाए जो कि हकल्स रूल को फॉलो करता हुआ दिखे। हकल्स रूल की अगर मैं बात करूं तो मतलब उससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है, आपको भी पता है कि यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो बेंजीन की हो रही है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादातर जगह बेंजीन रिंग ही दे रखी होती है, फिनाइल रिंग कहते हैं जिसको हम लोग। तो अभी हकल्स रूल वाले जो कंपाउंड होते कई है, बट आपके पास ज्यादातर जगह बेंजीन रिंग ही दे रखी होगी। तो एलिफेटिक ईथर्स में आया समझ में, ये हमारे पास एलिफेटिक ईथर्स हो गए। अब अगर एरोमेटिक ईथर्स की बात करी जाएगी तो देखो सेकंड टाइप जो हमारे पास हो सकता है वो सेकंड टाइप यहां पर रहेगा एरोमेटिक ईथर्स का। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे एरोमेटिक ईथर्स पे। ईथर्स का जो पोर्शन है वो काफी शॉर्ट रहता है, इसमें उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जितना कि अल्कोहल और फिनॉल में रहता था। अब एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक ईथर है। अब एरोमेटिक ईथर होगा तो देखो जैसे ये आपके पास आ गई एक फिनाइल रिंग, ठीक है, बीच में यहां पर ऑक्सीजन लगी हुई है और इसके बाद यहां पर एक ग्रुप लगा दिया मैंने, ये CH3। तो ये जो यहां पर रिंग लगी है, ये कौन सी रिंग है अपनी, ये वाली रिंग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये आपकी फिनाइल रिंग है, ठीक है। फिनाइल रिंग आ गई यहां पर। और अगर फिनाइल रिंग की बात करी जाए तो ये कैसी होती है नेचर में अपनी, ये एरोमेटिक होती है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, कई बार क्या होता है, देखो कई बार आपको ये चीज हो सकता है कि ऐसे भी लिखी हुई दिख जाए, जैसे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है ना, CH3 होता है जो, तो मिथाइल ग्रुप को कई बार वो Me लिख करके छोड़ देते हैं, Me। तो Me का मतलब आप लोग याद रखना कि वहां पर जो Me होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है। जैसे एसिटेट होता है तो एसिटेट के लिए वो AC का यूज किया जाता है। और वैसे जो फिनाइल है, फिनाइल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फिनाइल जो ग्रुप होता है PH, जैसे ये लिखा हुआ है कहीं पर। अब यहां पर जो PH है, ये PH किसको बता रहे हैं, अपना फिनाइल को, ठीक है। PH का मतलब यहां पर फिनाइल होता है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। और कहीं पे PY लिखा हुआ है, PY किसको बताता था, PY पायरिडीन, ठीक है। PY जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे नेमिंग भी करी थी, तो वहां पर एज ए लिगेंड जब लगा आता था पायरिडीन, तो वो PY उसकी शॉर्ट नोटेशन अपने पास हुआ करती थी। तो शॉर्ट नोटेशन भी अगर आ जाए तो कंफ्यूज होने वाली वहां पर कोई बात नहीं है। ये अपने पास एक एरोमेटिक ईथर का एग्जांपल हो गया, और भी इसमें कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ये मैं दोनों तरफ इसमें बाइफिनाइल कर देता हूं। ये मतलब एक साइड फिनाइल रिंग है, दूसरी साइड भी फिनाइल रिंग है, और बीच में आपका ऑक्सीजन है। ये भी आपके पास एक एरोमेटिक ईथर ही है, ठीक है। तो ऊपर वाला भी एग्जांपल हो गया एरोमेटिक ईथर का, और ये नीचे वाला भी अपने पास एग्जांपल हो गया एरोमेटिक ईथर का। तो ये जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर एलिफेटिक ईथर्स, तो आपको बस इतना ही करके जाना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको जो मेन फोकस रखना है इस चैप्टर में वो रखना है अल्कोहल और फिनॉल पर। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ईथर से नहीं आएगा, क्वेश्चन ईथर से आएगा, बट क्वेश्चन जो है ईथर से आने के वो ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब हार्ड क्वेश्चन आने के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं, आपको यहाँ पे कोई एसिडिक कैरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सॉलिबिलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी से नहीं होता है। अभी क्या चीजें यहाँ पर अपने पास रहती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। चलो, एरोमेटिक ईथर्स के बाद अब अगली चीज जिसपे हम लोग ध्यान देते हैं, जहां से आपके पास हर एक कंपाउंड की शुरुआत होती है, वो होता है उसका नेम, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को पढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो होती है उसकी नेमिंग। तो अब आ जाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे।
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो आईयूपीएसी नेम है ईथर का, वो आपके कौन से फॉर्मेट को फॉलो करता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, क्या चलता है यहां पर अपने पास? एल्कोक्सी एल्केन। देखो एल्केन जो इसके बाद आप लगा रहे हो ना, मतलब यहां पर सफिक्स में जो लगा रहे हो, आपको भी पता होगा कि इससे पहले जब हम लोगों ने नेमिंग करी थी, तो जब हम लोग नाम को एंड करते हैं तो वहां पर जो वो एल्केन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब आप इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मेरे पास रूट वर्ड क्या बनेगा। तो जो रूट वर्ड होती है, रूट वर्ड की चॉइस किस पे डिपेंड करती है? आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट करी है ना, वो कार्बन चेन कितने कार्बन की थी। तो जो आप सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, उसमें जितने भी कार्बन आए होंगे वो आपकी रूट वर्ड को चले गए होंगे। तो इसका वैसे जो रूट वर्ड यहां पर बन रहा है, वो रूट वर्ड क्या है अपना यहाँ पे? एल्केन। ठीक है, और एल्कोक्सी क्या होता है? एल्कोक्सी यहां पर यूज होता है इनका प्रीफिक्स, जो एल्कोक्सी आप यहां पर देख रहे हो। तो अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, जो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग है, अगर इससे हम लोग शुरुआत करते हैं कि चलो अब हम लोग ईथर्स की नेमिंग को देखें, तो सबसे पहला जो ईथर आपके पास पॉसिबल था वो यही है, CH3OCH3। अगर इस ईथर की बात करी जाए ना, तो ये ईथर आपके पास कैसे नेचर का है? ये सिमेट्रिकल है। अभी अब मैं इसको सिमेट्रिकल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप इसमें दोनों साइड देखो ऑक्सीजन के, इसके दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, वो सेम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। तो अब जो सिमेट्री होती है, जहां पर आपके पास सिमेट्री है, तो वहां पर आपको कोई चेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप लेफ्ट साइड से जाओ, चाहे आप राइट साइड से जाओ, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने निकल करके आएंगे चेन में? वो तो एक ही रहेगा। तो अब एक पार्ट तो इसमें बनना है एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी जो बनना है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मैं इसको एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, एल्काइल और ऑक्सीजन को अगर एक साथ लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। तो ये क्या बनना चाहिए फिर? ये मिथाइल प्लस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे आपके पास? मिथॉक्सी। और कौन चेन से बाहर हो गया आपका? एक कार्बन बाहर हो गया, तो मेथ, उसके लिए मेथ एन आएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या होना चाहिए अपने पास? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, ये वाला जो ईथर है, इस वाले ईथर की अपने पास क्या नेम बनेगी यहां पर? मिथॉक्सी मीथेन बनेगी। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन वाला पार्ट आया समझ में। अगर मैं जनरल नेमिंग की बात करूं, तो इसमें जनरल नेम देखो कैसे किया जाता है। जब जनरल नेम की बारी आती है, तो जनरल नेम इनका कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ये देखना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उनके नाम क्या क्या है। ये भी मिथाइल, वो भी मिथाइल, तो कितने मिथाइल हो गए यहाँ पे टोटल? 2 मिथाइल हो गए। तो सिंपली अपने पास इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। और कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है अपने पास? ये ईथर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डाइमिथाइल ईथर। तो आईयूपीएसी नेम हो गया इसका मिथॉक्सी मीथेन, और डाइमिथाइल ईथर क्या हो जाएगा अपने पास? इसका जनरल नेम। तो ये था आपका पहला। अब आ जाते हैं यहां पर इसी तरीके से एक दूसरे वाले पार्ट पर। जैसे आपके पास इसके बाद जो अपने पास ईथर है, चलो ये ले लेते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाएगा तो ये ईथर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है? ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब अब इस बात से फर्क पड़ता है यहां पर। किस बात से फर्क पड़ता है? कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिए हैं चेन में। क्योंकि अब आप दोनों साइड देखोगे तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो सेम नहीं बने हुए। तो इसका मतलब है कि आपको पहले कार्बन चेन जो है, पहले आपको कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो कितने कार्बन की है मेरे पास? सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की दिख रही है आपको? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की जो कार्बन चेन है, इसमें मैं नंबर 1 पे इस वाले कार्बन को मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि इसी से आपके वो एल्काइल जो ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, या मैं कहूं ईथर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन पे क्या लगा है? ये इस ग्रुप का नाम क्या बनेगा मेरे पास? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन। क्या हो गया ये? मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी के बाद कितने कार्बन आपकी चेन में आ गए? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। तो इसका नाम क्या हो गया अपने पास? मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, ध्यान रहे, इसको कोई ऐसे मत लिख देना इथॉक्सी मीथेन कि इधर इथाइल ग्रुप पे ऑक्सीजन है और उसके बाद उसको एंड कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर है उसमें सबसे पहला रूल आपने फॉलो ही नहीं किया। जो कि सबसे पहला रूल क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। तो अगर हम लोग इसको इथॉक्सी मीथेन लिख देते तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहता है कि पहले आप सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही आप लोग यहां पर इसको नेम करोगे। तो ये पार्ट आया समझ में। यहां पर जो पहले दोनों क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं अपने पास नेमिंग में। तो अभी यहां तक तो ये एलिफेटिक वाला जो पार्ट चल रहा है, इसमें हो गए अपने पास पहले 2 एग्जांपल। अब ऐसे अगर हम लोग यहां से एक तीसरा भी ईथर उठाएं, CH3CH2O, फिर CH2CH3। अब अगर इसकी बात करी जाए तो मेरे को बताना ये ईथर कैसा है आपके पास? ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल ईथर है। अब ये सिमेट्रिकल ईथर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देखें या राइट हैंड साइड से देखें, आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है चेन में वो दोनों तरफ से सेम निकल करके आएंगे।
तो नेमिंग करते वक्त अब इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने कार्बन चेन किसको बनाया है। चलो मैं कहता हूं कि भाई मैं इसको ही कार्बन चेन बना रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आपके कार्बन चेन से क्या बाहर हो गया फिर, इथाइल और ऑक्सीजन। तो क्या बनना चाहिए यहां पर प्रीफिक्स अपने पास, इथॉक्सी। और एंड किससे करेंगे हम लोग इसको, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता था, एक, तो इसका नाम हो जाएगा अपने पास इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक और ईथर, इथॉक्सी इथेन। पहले वाला जो है क्या, पहले वाले का नेम कर दिया आप लोगों ने, पहले वाले का नेम क्या है सभी लोगों का, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए पहला वाला सबसे। बिल्कुल सही। सबसे पहला जो रूल होता है आपके पास वो होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। आप कहोगे कि मेरे पास सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है, टोटल 4 कार्बन की। अब इसमें भी कहते थे कि भाई आपको इस तरीके से नंबर करना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट पोजीशन जाए। अब अगर मैं देखूं तो लीस्ट पोजीशन इधर से ही जा सकती है, जब मैं यहां पे 1 लिखूंगा 2 3 4 तो आपके सेकंड वाली पोजीशन पर आ रहा है इथर का ग्रुप। ठीक है, अगर यहां से लिख देता तो यहां पे कौन सी कार्बन आती, फिर 3 आती। अगर आप 1 यहां लिखते 2 यहां लिखते तो फिर 3 यहां पर आता। तो जब ऐसा किया गया तो हम लोगों ने देखा कि भाई आपके पास सेकंड वाली पोजीशन पर जो ग्रुप बाहर हो गया वो है इथॉक्सी। ठीक है, 2 कार्बन के लिए इथाइल यूज करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, इथॉक्सी हो गया। तो अपने पास इसका नाम क्या होना चाहिए, सेकंड पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इथॉक्सी लगा यहाँ पर सेकंड पे, तो ये तो हो गया आपके पास 2 इथॉक्सी। फिर 2 इथॉक्सी के बाद जो यहाँ पर कार्बन चेन है वो कितने कार्बन एटम की थी, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, यह है आपके पास इसका आंसर 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पे अगले वाले में जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो 3 ही कार्बन की है। चाहे आप इसको बना दो कार्बन चेन, चाहे आप इसको बना दो, 3 से ज्यादा कार्बन एटम आपके पास चेन में नहीं आ रहे। अब जो ये 3 कार्बन की चेन है, अगर हम लोग इसमें नंबर करें कार्बन को, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम्स आ गए आपके पास चेन में, टोटल 3 आ गए, जिसमें सेकंड वाले पर एक तो इथॉक्सी बाहर हो गया और वैसे सेकंड वाले पर एक क्या बाहर हो गया मेरे पास, मिथाइल बाहर हो गया। तो पहले क्या लिखना चाहिए, पहले मिथाइल लिखेंगे या पहले इथॉक्सी लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे प्रीफिक्स में, क्योंकि ई पहले आता है। तो 2 इथॉक्सी और 2 इथॉक्सी के बाद किसकी बारी आएगी, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है टोटल 3, तो प्रॉप यूज करेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं अपने को, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आया ये समझ में, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या ये वाला कंपाउंड आप लोगों ने नेम करा, ध्यान रहिए कोई एरोमेटिक ईथर नहीं है आपके पास, बस जस्ट एक साइक्लिक यहां पर रिंग लगी हुई है। तो जब भी आपके पास रिंग कंपाउंड आ जाता है तो रिंग कंपाउंड में आपको पता है कि सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स तो आपकी रिंग में ही बैठे हुए हैं, मतलब ये जो साइक्लोहेक्सेन यहां पर बन रही है। अब आप नंबर 1 का कार्बन तो इसी को कहोगे क्योंकि इसी से आपके ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो सेकंड पर क्या लग गया मेरे पास, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप बाहर हो गए, तो सेकंड पोजीशन पर एक डाइमिथाइल बाहर हो रहा है। मतलब डाइमिथाइल का मतलब है नाम डाइमिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल बाहर हो रहे हैं, और पहली पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, इथॉक्सी लगा हुआ है। तो यहां पर बनना चाहिए इथॉक्सी, फिर उसके बाद डाइमिथाइल, तो 1 पे क्या है आपका इथॉक्सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इथॉक्सी। फिर 1 इथॉक्सी के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल। और रिंग की अगर बात करी जाएगी तो क्योंकि एक साइक्लिक है तो ये क्या है अपनी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन एटम वाली रिंग है तो ये होगी अपने पास साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में, यहां पर नेमिंग में 1 इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये रहेगा अपने पास इसका नाम। तो ये है आपके पास अभी तक ईथर्स में वो वाली आईयूपीएसी नेमिंग जिसमें हमने एक भी एरोमेटिक ईथर जो है उसको इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई भी एरोमेटिक ईथर नहीं आया है। अब जो अगला हम लोग देखेंगे उसमें रहेंगे आपके पास एरोमेटिक ईथर्स। तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अभी हम लोग जो देख रहे हैं, आपको क्या करना होता है, आपको घर जाकर के आपकी बुक में जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप उतने अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग का क्वेश्चन आता है और हमें भी नहीं पता है कि कौन सा कंपाउंड वो आपसे नेम करवा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने, हो सकता है अल्कोहल फिनॉल की नेमिंग पर या इसके बाद पढ़ने वाले चैप्टर की नेमिंग पे ज्यादा जोर दे दिया और वहां पे उन्होंने ईथर पूछ लिया उठा के, जो चीज आप छोड़ के गए वही वहां पे एग्जाम में आ गई, और एक ही नंबर का ही क्वेश्चन होता है। आईयूपीएसी नेमिंग में मिलता है तो एक ही नंबर मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, सही तो सही नहीं तो गलत तो गलत। ठीक है, तो इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग को छोड़ना मत, इसको इग्नोर मत करना। अब ये कुछ आपके पास ईथर जो यहाँ पे बने हुए हैं, अगर हम लोग इसको नेम करने को देखेंगे तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल किसके आपके पास, एरोमेटिक ईथर के। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या ये आप लोगों से नेम हुआ, क्या नाम लिखा है आप लोगों ने इसका? सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर क्या होता था, अपने पास जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स अब तक हमने देखे उसमें देखा है कि भाई आपको, अगर आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हो तो ये तो फिनाइल होता है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करा तो फिनाइल कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अपने पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा है, या फिर अगर आप इससे अपने पास रूट वर्ड बनाना चाहते हो तो फिर बेंजीन लगता है।
तो आपकी चेन से कौन बाहर है, या मैं कहूं आपकी रिंग से कौन बाहर है इस बार, मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथॉक्सी, और बाद में क्या लिखेंगे हम लोग इसके, बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या आ गया मेरे पास यहां पर, मिथॉक्सी बेंजीन। अभी जो मिथॉक्सी बेंजीन आया है, मिथॉक्सी बेंजीन क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम है। जनरल नेम बता पाएगा कोई मेरे को इसका, इसका जनरल नेम क्या होता है, बिल्कुल सही, इसका जनरल नेम होता है अपने पास एनिजोल। तो ये जो एनिजोल है, यही कंपाउंड आपका एनिजोल भी है। ठीक है, एनिजोल इसी को कहते हैं। अगर आपकी फिनाइल रिंग से एक OCH3 लगा हुआ हो, जैसे आपके पास फिनॉल के साथ जब CH3 लग जाती थी तो उसको क्रिजोल कहते थे। अब आपके ईथर के साथ अगर CH3 लग जाए, मतलब फिनाइल ईथर वाले उस पार्ट में, फिनाइल रिंग में OCH3 लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिजोल कहते हैं। अगला वाला हो गया आप लोगों का नेम। अगला वाला क्या है, एरोमेटिक की ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इतने ही कर लेते हैं। हाँ, जनरल पे अगर जाएंगे तो ठीक है, बट ये आईयूपीएसी ने सेट किया है, उन्होंने बोला आप इसको एनिजोल कहोगे। हाँ, इसको एनिजोल कहते हैं इसको हम लोग। देखो मिथॉक्सीबेंजीन उसका आईयूपीएसी हो गया, और जनरली इसको हर जगह कॉमन लैंग्वेज में एनिजोल बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या नाम लिखा आप लोगों ने, अगले वाले का जो नाम है यहाँ पे क्या नाम लिख के आए हो आप लोग, क्या हो जाएगा आपके पास, इथॉक्सी है। तो ये तो भाई सिंपल था, ये हो गया मेरे पास इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसका जनरल नेम आप लोग याद रखना, इसका जनरल नेम होता है मेरे पास फेनिटोल। ठीक है, ये इसका जनरल नेम है, जैसे ऊपर वाला एनिजोल है वैसे ये फेनिटोल है। तो कहीं कहीं पे इसको फेनिटोल के नाम से भी आप लिखा हुआ देखोगे। तो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको फेनिटोल कहते हैं। उसके बाद तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाले का नाम क्या लिखा है आप लोगों ने, ये जो यहां पर है। अब यहां पे देखो क्या है कि दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है, तो ध्यान रहे कोई ऐसा ना कह देना बेंजोक्सी बेंजीन। ठीक है, क्योंकि अगर बेंजोक्सी आपने कह दिया तो आप क्या कर रहे हो कि एल्कोक्सी जो वर्ड आता है, जब एल्काइल वर्ड यूज होता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है C6H5 को, C6H5 को हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। अगर उसे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लिया होगा आपने, तो फिनाइल प्लस ऑक्सीजन फिनॉक्सी बनेगा, और फिनॉक्सी के साथ कहेंगे कि क्या लगी हुई है आपके पास, वर्ड रूट के साथ बेंजीन लगी है। तो इसका नाम अपने पास क्या होना चाहिए यहां पर, फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाई फिनाइल ईथर, क्योंकि यहां पे दोनों तरफ फिनाइल लगी हुई है, तो ये हो गया आपके पास डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, ऊपर वाला आईयूपीएसी नेम हो गया, नीचे वाला मेरे पास कॉमन नेम हो गया, या फिर आपका ये जनरल नेम हो गया। तो समझ आया, ये ईथर का जो आईयूपीएसी नेमिंग थी, ये थी आपके पास ईथर की आईयूपीएसी नेमिंग। और भी कई कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं, बट आईयूपीएसी नेमिंग में, ईथर्स में अभी आपके लिए अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हो इतना भी इनफ है। बाकी आपके ऊपर, यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको घर से प्रैक्टिस करके आने, जिससे कि आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी मिले। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ दिक्कत किसी को अगर लगता है यहाँ पे, तो वो पूछ सकता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर कुछ दिक्कत है तो ईथर में, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट रहता है कि आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इससे पहले जितना भी किया होगा ना, ईथर के बारे में सबसे कम किया होगा। ईथर, ईस्टर्स होते हैं ये सब, इनका ज्यादातर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बच्चा करता नहीं है, 11th में भी इतना नहीं कराया हुआ होता है इसे। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।